गुड इवनिंग। आज की चर्चा हमारी आम चर्चाओं से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा है और उस प्रश्न को एड्रेस करने के लिए ये चर्चा रखी गई है। प्रश्न है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th। आखिर ये प्रश्न इस जो सेशन शुरू हो रहा है इसके लिए बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल यदि आप 2019 में पूछते तो ये इतना बड़ा सवाल नहीं था। 2020 में पूछते तो ये थोड़ा बड़ा सवाल था, पर जब 2021 में ये सवाल आप करते हैं तो ये सवाल बहुत बड़ा है। आखिर ये सवाल क्यों बड़ा है? 10th क्लास जो विद्यार्थी इस बार पास होंगे उनके लिहाज से पेरेंट्स, खुद और देश और पूरी की पूरी एक पीढ़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए ये सवाल बहुत बड़ा है। मोटा मोटी हम एक महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करते हैं। यदि मैं ये कहूं why do we go to school, एक छोटा सा सवाल है, why do we go to school? और इसका जवाब बहुत आसान है। फिलोसॉफिकली कहेंगे टू बिकम एन एजुकेटेड पर्सन, यानी वी गो देयर फॉर एजुकेशन। इंटरेस्टिंग। बट व्हाई डू वी नीड स्कूल्स फॉर एजुकेशन? इतना बड़ा मैदान, बड़े बड़े क्लासरूम्स, टीचर्स, दोस्तों के साथ आना जाना, वो सब तो एक एक स्कूल में आप जब एजुकेटेड पर्सन बनने जाते हैं, आप एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ हुआ है जिसने इस एजुकेशनल सेटिंग को बिखेर के रख दिया, और वो इतना बड़ा बिखेर के रख दिया कि बेसिक एजुकेशनल सेटिंग पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई। यानी कोविड-19 के कारण डिसरप्शन हुआ है, और इस डिसरप्शन के कारण एजुकेशन तो खत्म हो गई, और एजुकेशन का स्थान किसने लिया? इंफॉर्मेशन। हमें समझना पड़ेगा एजुकेशन और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। जबकि हम पढ़ते तो किताबें ही हैं, उन्हीं किताबों के आधार पर हमारा मूल्यांकन भी होता है, और यदि आप उस इंफॉर्मेशन को ठीक से जवाब ना दें तो आपको तो स्कोर भी कम आता है। एजुकेशन जो स्कूल में हो रही है दैट इज ऑलवेज बियॉन्ड बुक्स। पुस्तकों के अलावा स्कूल में क्या क्या हो रहा है, और पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ है वह केवल पुस्तकों की सीमा में हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है दैट इज बियॉन्ड द बुक्स। और ये बियॉन्ड द बुक्स क्या है? कहेंगे रोज सुबह उठना और रोज स्कूल जाना। इंटरेस्टिंग। यानी एक चीज का नुकसान हुआ आपको। पहला नुकसान हुआ आपके डेली रूटीन का। शायद ऐसे विद्यार्थी 1% से भी कम होंगे जो वही डेली रूटीन फॉलो करते हैं जो
डेली रूटीन वो स्कूल जाते थे तब फॉलो करते थे। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? डेली रूटीन। लोग सवाल खड़ा कर देंगे, डेली रूटीन से क्या फर्क हुआ? ठीक है, चूंकि हम स्कूल नहीं जाते, सुबह 7 बजे जाते तो 6 बजे उठते थे। ये जानना पड़ेगा कि स्कूल्स का जो टाइम टेबल बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि स्टूडेंट्स यदि 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर भी आए और स्कूल तक पहुंचे तो उसे कितने बजे उठना चाहिए, नहाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब एक हेल्दी मॉर्निंग शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये बात अलग है कि इस बात पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर स्कूल का जो टाइम है वो इसलिए बनाया गया है कि आप फ्यूचर के लिए, यानी जब आप एडल्ट हो जाएं और जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल होंगे तो एटलीस्ट आप डेली रूटीन के डिसिप्लिन का महत्व समझ पाएंगे। और इसकी आदत आपको स्कूल बचपन से लेकर के सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तक डालता है। कॉलेज में आपको फ्रीडम देता है। कॉलेज में हो सकता है आपकी क्लासेस नाइट में हो रही हो, इवनिंग में हो रहे हो। इवनिंग कॉलेजेस का नाम आपने सुना भी हो, पर कभी आपने ये नाम नहीं सुना होगा कुछ ओपन स्कूल्स को छोड़कर कि कोई नाइट स्कूल चलता है। नाइट स्कूल उन बच्चों के लिए चलता है जो बेचारे दिन में मजदूरी करते हैं, उनके लिए पूरे भारत में मुश्किल से कोई 20-30 विद्यालय ऐसे होंगे। लेकिन हम जिन फॉर्मल एजुकेशन के विद्यालयों की बात करते हैं उनकी संख्या। क्या नुकसान हुआ पिछले 2 सालों में विद्यार्थियों को? इस कोविड नाम के दुश्मन ने क्या क्या नुकसान पहुंचाया है? आम आदमी जो एडल्ट हैं उनका जॉब छीन लिया, वो सब तो हुआ है। उनके कारण स्ट्रेस हुआ है, घर पे भी माहौल में तनाव है, काफी लोगों की रोजी रोटी छीन गई। कई विद्यार्थियों के लिए आगे पढ़ना मुश्किल हो गया है। हो सकता है वो स्कूल ड्रॉप आउट्स भी हो जाएं। पर ऐसे विद्यार्थी जो आगे स्कूल एजुकेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को पिछले 2 सालों में किन किन चीजों का नुकसान झेलना पड़ा है, उस पे हम अगले कुछ मिनट्स में चर्चा करेंगे। पहला नुकसान आपको क्या हुआ है? पहला नुकसान आपको हुआ है कि आपका डेली रूटीन आपसे छिन गया है, नंबर 1। दूसरा नुकसान आपसे क्या हुआ है? दूसरा बड़ा नुकसान, आपके दोस्तों के साथ आप घुल मिल नहीं पाए। पीयर ग्रुप इंटरैक्शन। और कौन सा वाला इंटरैक्शन पीयर ग्रुप में? फेस टू फेस। फेस टू फेस इंटरैक्शन इसलिए जरूरी है ताकि आप इमोशनल रिस्पॉन्सेज को समझ सकें, बॉडी लैंग्वेज समझ सकें। आपको लगे टीचर मुझसे राजी है, नाराज है, मेरा दोस्त मुझसे खुश है, मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, कुछ दिनों से ये थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, यानी आपके लिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन का नुकसान हुआ है। और एक ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा फैक्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस। और एजुकेशनल सेटिंग्स का मूल उद्देश्य है इमोशनली हेल्दी स्टूडेंट्स को तैयार करना ताकि वो एक हेल्दी सोसाइटी की यूनिट रहे और बेहतर काम करें। दूसरा हिस्सा ये हुआ, कुछ विद्यार्थी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी लोनलीनेस के कारण से या तो आलसी हो गए, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा, कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप हो गई उनमें जो नहीं करनी चाहिए थी, जैसे excessive use of computers, excessive use of multimedia,
इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्लासेस। जब आप एक्सेसिव यूज करते हैं मल्टीमीडिया का, तो आप फिजिकल कम्युनिकेशन भूल जाते हैं, और आपका ये वाला कम्युनिकेशन धीरे धीरे ह्यूमन एलिमेंट को खत्म कर देता है और आप मशीन की तरह कम्युनिकेट करने लगते हैं। आज जो विद्यार्थी 2 सालों से अभी ह्यूमन कम्युनिकेशन से बाहर है, और ह्यूमन कम्युनिकेशन यदि हो रहा है तो फेस टू फेस नहीं, वो स्क्रीन टू स्क्रीन कम्युनिकेशन हो रहा है। आपको स्क्रीन टू स्क्रीन कम्युनिकेशन के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपने छोड़ दिया है, लोगों को देखकर ये समझना कि हम कैसी स्थिति में कैसा रिस्पॉन्ड करें। और ये वो स्किल है जो स्कूल्स आपको बिना बताए एजुकेट करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजुकेशनल सेटिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? इसे आप ईक्यू कहते हैं। आईक्यू तो आप पढ़ रहे हैं, पुस्तकों से ले लेंगे, इंफॉर्मेशन से ले लेंगे, पर इसका क्या करेंगे आप? इसका तो नुकसान हो गया आपको। इसलिए 10th के बाद आपके पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप अभी जो समय आपके पास बचा हुआ है, उसमें आप कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़िए जो आपको किससे रूबरू कराती हो? इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये समझेंगे, जब इमोशनल इंटेलिजेंस समझेंगे, और धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि डेली रूटीन के कारण से एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, और ये हेल्दी लाइफस्टाइल का इशू अंतरराष्ट्रीय रूप से बड़ी समस्या बन चुका है। तो जब तक हमारे स्कूल वापस खुले, उससे पहले हम 2 चीजों पे ध्यान देंगे। ईक्यू इंप्रूव करें। ईक्यू इंप्रूव करने का सरलतम तरीका है शॉर्ट स्टोरीज को रीड करना। 2 से 4 पन्ने वाली शॉर्ट स्टोरीज रीड करना, दादी की कहानियां। शॉर्ट स्टोरीज को रीड करना बहुत जरूरी है। यदि और केवल आप प्लीज केवल पढ़े ना, कहानी सुनाइए भी। घर में यदि बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठिए और उनके साथ आप बातें कीजिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये जो 2 साल के गैप में आपने जो कुछ खोया है, शायद उसे आप कंपेंसेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और खोई है आपने, वो कि अब आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर, व्हाट कैन आई डू? मुझे नहीं पता मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूं। 8th के बाद मैं 9th में आया। 9th में मेरे एग्जाम्स नहीं हुए, मुझे प्रमोट कर दिया गया। 9th में प्रमोशन के बाद में मैं 10th में आया। मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली। ऑनलाइन क्लासेस मैंने पढ़ाई भी करी, अच्छी पढ़ाई करी, लेकिन मैंने जो पढ़ाई करी वो सीख ही नहीं पाया मैं कभी कि 8th क्लास की स्टडीज को करने में, 9th को करने में और 10th क्लास को स्टडीज करने में क्या डिफरेंस है। क्योंकि वो डिफरेंस तो केवल तभी होता है जब आप क्लासरूम का हिस्सा होते, और आपका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? टीचर्स के साथ। टीचर की डांट आपको मिली नहीं, टीचर का इवेल्युएशन भी नहीं मिल पाया आपको। टीचर एंड स्टूडेंट में इमोशनल जो इवेल्युएशन वो नहीं हो पाया। इसलिए आपके पास सबसे बड़ा नुकसान है तो क्या है? आपकी हेल्थ का इशू, बोथ फिजिकल, इमोशनल, और हम तीसरी हेल्थ की बात करते हैं जिसे आप इंटेलेक्चुअल हेल्थ कहते हैं, यानी मेंटल हेल्थ। इस इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए आपको बहुत कुछ ज्यादा मिला नहीं। ज्यादातर विद्यार्थियों के पास ये सवाल होगा कि सर मैं 10th में जब पास हो जाऊंगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल। चलिए नॉर्मली ये देखते हैं कि आखिर मेरी स्टडीज की स्ट्रीम कितनी है। कोई कहेगा आर्ट्स ले सकता हूं, ग्रेट। कोई कहेगा कॉमर्स, एक ही बात है।
कोई कहेगा साइंस, एक ही बात है। आप अपनी पसंदीदा विषयों में से कोई सा भी चुन सकता है। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दें तो आपको पता चलेगा कि सबकी कट ऑफ समान है। यानी आपको इकोनॉमिक्स या इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन चाहिए तो शायद नहीं मिलेगा, आपको शायद साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। आपको यदि कॉमर्स में चाहिए और एसआरसीसी में चाहिए, श्री राम कॉमर्स कॉलेज में, तो शायद आपको एडमिशन इतने परसेंटेज पे मिलेगा, 100%। आर्ट्स में तो आपको 12th में कितने परसेंटेज चाहिए? 100%। आपको साइंस में एडमिशन चाहिए तो आपको 93% में भी हो जाएगा। इट मीन्स ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो साइंस से ज्यादा कट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की रहती है? इसकी बड़ी वजह यह है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तीनों के बीच में सूत्र के रूप में काम करते हैं। आर्ट्स मान लीजिए मैंने कहा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज है इसलिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। जानवरों में और हम में इतना ही तो फर्क है। इसलिए यदि आपको जिंदा रहना है और आप कहते हो कि आप मनुष्य हो तो आपका लैंग्वेज पर कमांड बहुत अच्छा चाहिए। यू नीड टू बी गुड इन लैंग्वेज स्किल्स। तो आपको पिछले 2 सालों में यदि सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स का नुकसान हुआ है। दोनों लैंग्वेज, वर्बल एंड नॉन वर्बल, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो आप पढ़ ही नहीं पाए। वो इनफॉर्मल एजुकेशन है जो आप देखते देखते अपने आप सीखते हैं। तो लैंग्वेज है तो हम हैं, लैंग्वेज नहीं है तो हम नहीं है। लैंग्वेज के बाद आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी, कोई चाय बेचने वाला भी, कोई सब्जी बेचने वाला भी, कोई गली में फेरी वाला अनपढ़ है लेकिन हिसाब किताब का पक्का है। हिसाब किताब के लिए आपको क्या चाहिए? बुनियादी मैथ्स चाहिए, बेसिक मैथ्स, बिल्कुल बेसिक। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये वाला। आर्ट्स में भी आप मैथ्स ले सकते हैं, बहुत बच्चे लेते हैं। कॉमर्स में भी आप मैथ्स ले सकते हैं और साइंस में भी आप मैथ्स ले सकते हैं। ऐसा और कौन सा सब्जेक्ट है जो तीनों में है? हम कहेंगे इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स है और साइंस में भी इकोनॉमिक्स है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो आप नए नए मैच भी करके ले सकते हैं। इससे ये बात उभर कर आती है कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मींस आर्ट्स एंड मैथ्स दोनों का मिश्रण, इकोनॉमिक्स मींस मैथ्स एंड कॉमर्स का मिश्रण, इकोनॉमिक्स मींस मैथ्स एंड साइंटिफिक थिंकिंग का मिश्रण। इफ यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स इट मींस आप लैंग्वेज अच्छा कर रहे हैं, अनडाउटेडली मैथ्स आपको आनी चाहिए और आप ये समझ पाते हैं कि हम रिसोर्सेज का बेहतर प्रयोग कैसे करें। नॉर्मली ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। सो देयर आर 3 कोर सब्जेक्ट्स, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है और लैंग्वेज है। भले ही आप 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, यानी अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे आप सीनियर सेकेंडरी या +2 एजुकेशन कहते हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, आप किसी भी सब्जेक्ट में कीजिए, पर आपका इंटरेस्ट हर सूरत में किन में होना चाहिए? आम आदमी की मैथ्स, हिसाब किताब वाली, आम आदमी की इकोनॉमिक्स और आम आदमी की लैंग्वेज। और चूंकि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए अबव एवरेज।
आम आदमी से थोड़ा ठीक। यानी हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स का आर्टिकल क्या कह रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ के ये समझ लेते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है और मैं अपनी बात को बेहतर रख सकता हूं। कम से कम पढ़े लिखे से इतनी उम्मीद तो की जाएगी। अब अक्सर विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर कंफ्यूज हूं तो मैं क्या करूं। तो हम कहते कुछ मत करो यार, मैथ्स इकोनॉमिक्स ले लो और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपको लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यदि कोई साइंस में चाहता है तो। ये टिपिकली केवल ये एक स्ट्रीम ऐसी है जिसमें हम रेकमेंड क्या नहीं करते, मैथ्स रेकमेंड नहीं करते। पहले हुआ करता था पीसीएम भी, आजकल पीसीएम भी नहीं है। या तो आप पीसीएम है या फिर आप पीसीबीजे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप मैथ्स मत लीजिए। बाकी आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप लिटरेचर पढ़िए या मत पढ़िए, घर पे पढ़िए। इकोनॉमिक्स पढ़िए या मत पढ़िए, पर प्लीज आप मैथ्स जरूर पढ़िए। क्योंकि यदि आप मैथ्स अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे। आने वाला वक्त पूरी तरह से साइंस का है। इसे हम स्टेम कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो आज जब हम सिलेबस बनाते हैं, विद्यार्थियों को नहीं पता होता है कि सरकारें जब अपनी एजुकेशन पॉलिसी बदलती हैं तो उसके पीछे की जरूरतें क्या होती हैं, विद्यार्थियों को नहीं पता होता। लेकिन यदि मैं कहूं कि आप साइंस, टेक्नोलॉजी इन सबको पढ़ें, यानी स्टेम को पढ़ें, तो स्टेम क्या है, क्यों है, इसका नाम देखिएगा। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एंड दिस इज द फ्यूचर। आज अमेरिका, जापान, चाइना, हमारे यहां भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करना चाह रही है, हर स्टडी को किसके साथ जोड़ना चाहती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। पर यहां भी आपको यदि इन तीनों को पढ़ना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, मैथमेटिक्स। आज आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अक्सर आप रिपोर्ट्स पढ़ें या लिंग्विस्टिक्स पढ़ें, यानी लैंग्वेज पढ़ें, तो अखबारों में रोज आएगा कोरोना में तीसरी लहर आएगी। कौन बताएगा ये? आप कहेंगे मैथमेटिक्स बढ़ाएगी। यस, मैथमेटिक्स ही बताएगी। तो एक सब्जेक्ट तो तय हो गया कि हर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, मैथ्स पढ़ना चाहिए। कुछ विद्यार्थी ये कह सकते हैं मुझे तो मैथ्स नहीं आती। मैं खुद इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूं और 21 सालों से इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश लिटरेचर। और 21 साल लिटरेचर पढ़ाने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि मैं बेहतर लिटरेचर इसलिए पढ़ा पाता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट लैंग्वेज में भी है। आपका इंटरेस्ट यदि साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो मैथ्स में होना जरूरी है। पर आप और ये सब क्या है, फ्यूचर लाइफ, भविष्य की जिंदगी किस पे आधारित होगी, मैथ्स पर। हर जगह आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग चाहिए होगी। आप यदि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो यकीन मानिए आप शायद फ्यूचर लाइफ में कॉम्पिटिटिव नहीं है। इसलिए अब मैथ्स पढ़ना केवल सब्जेक्ट नहीं रहा बल्कि जीवन की जरूरत बन चुका है। तो मैथ्स कैसे पढ़ें, क्या करें। किसी भी विषय में देयर इज नो डिफिकल्ट सब्जेक्ट, देयर इज नो इजी सब्जेक्ट। केवल सब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं, एक वो विषय जिसे आप समय ज्यादा देते हैं,
एक वो विषय जिसे आप समय कम देते हैं, बस। केवल सब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट जिन्हें आप ज्यादा समय देते हैं, तो उनमें आप अच्छे हो जाते हैं, यानी आपके संबंध कैसे हो जाते हैं, मजबूत। अच्छा, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या गुड फ्रेंड है, वो आपका गुड या बेस्ट क्यों है? आप ज्यादातर वक्त उसके साथ गुजारते हैं। जिस सब्जेक्ट के साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, और जिस सब्जेक्ट के साथ आपने कम समय गुजारा या गुजारा ही नहीं, वो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि कम समय देने वाला अच्छा होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ विद्यार्थी यूं कहते हैं कि मैं सारे दिन मैथ रटने वाले विद्यार्थियों को लाभ नहीं हो पाएगा। अभी आपको इस वाली बात को, मतलब आप अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि 10th के विद्यार्थी हैं और आपने तय कर रखा है मुझे कॉमर्स लेना है। और क्यों लेना है? तो तब मैं स्टडीज में अच्छा नहीं। कैसे पता चला आपको? शायद आपने कम पढ़ाई करी है तो आप स्टडीज में कम अच्छे हो। आप पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करते तो आप स्टडीज में अच्छे हो जाते। कोई स्टूडेंट 90% प्लस वाले स्टूडेंट और 80% प्लस वाले स्टूडेंट में क्या डिफरेंस? आप देखेंगे 90% वाला स्टूडेंट 80% वाले से डेली रूटीन में ज्यादा अच्छा है। हो सकता है वो कम पढ़ता होगा, लेकिन उसका डेली रूटीन कैसा है? उसकी हेल्थ अच्छी है, बीमार नहीं पड़ता, वो खेलता है, मेडिटेशन करता है, मेमोरी अच्छी है। तो यदि आपका डेली रूटीन अच्छा है, इसका मतलब आपकी स्टडीज अच्छे होने के चांसेस ज्यादा है। आप किसी विषय को ज्यादा समय देते हैं, इसका मतलब आपको सूचना याद रहने की संभावना बढ़ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक विद्यार्थी बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है सीए बनना है। ये निर्णय आप कभी भी करें, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी में हर कोई काम करता है। आप इंजीनियर होंगे तो भी वही काम करेंगे, आप डॉक्टर होंगे तो भी वही काम करेंगे, आप सीए होंगे तो भी वही काम करेंगे। आप अपने लिए जीविकोपार्जन करेंगे और दूसरों के लिए सेवा करेंगे। इसके कोई भी तरीके हो सकते हैं। आप कल को लेफ्टिनेंट बनेंगे, अपने लिए तनख्वाह कमाएंगे और देश के लिए सेवा करेंगे। देश के लिए सेवा करना और अपने लिए तनख्वाह कमाना, वेतन कमाना, सैलरी कमाना, दो ही पक्ष है। पर आप कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो? हैप्पीली या बहुत ही नाराज होकर? सो जो विद्यार्थी अब अपने लिए स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, उसमें देखते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी ये कहता है कि सर मुझे यूएसए जाना है और विश्व के नंबर 1 संस्थान एमआईटी से मुझे बीटेक करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एमआईटी कहेगा देखो मैं आपसे 3 चीजें चेक करूंगा। पहला, मुझे इंग्लिश अच्छी चाहिए, फिर मुझे बेसिक मैथ्स अच्छा चाहिए, बेसिक मैथ्स, और मुझे आपसे निबंध भी लिखवाना है। बात पे ध्यान देना। इंग्लिश लैंग्वेज और यहां क्या आ गया? मैथ्स। दुनिया का जो नंबर 1 संस्थान है वो टेस्ट किस चीज का लेगा आपका? 11th-12th में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए भी जब आपको फर्स्ट ईयर में वहां एडमिशन चाहिए, बीटेक में जब एडमिशन चाहिए, तो वो कहेगा कि आपको सेट नाम का एग्जाम देना है। ये 800 नंबर का एग्जाम होगा, 800 इंग्लिश के और 800 मैथ्स के, और इनमें से हमें 1450 से लेकर के 1600 मार्क्स चाहिए। और हम उस विद्यार्थी को एडमिशन दे सकते हैं जिसके 1450 हो, और हम उस विद्यार्थी को मना कर सकते हैं जिनके 1600। ये हम तय करेंगे कि आपको एडमिशन देने के लिए हम ये देखेंगे आप केवल पढ़ते हो
या आप कुछ और भी करते हो? यानी आप पोएट्री करते हो, आप डांस करते हो, यानी आर्ट में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? आप किसी क्लब का हिस्सा हो, आप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कराते हो कि नहीं कराते हो? यानी आप कम्युनिटी सर्विस करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, आप नहीं लेते हो, पढ़ाई तो आपको अच्छी करनी करनी है। अब आप देखिए, इस विद्यार्थी को एडमिशन नहीं दिया और इस विद्यार्थी को एडमिशन दे दिया। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करता है, वो आर्ट में पार्टिसिपेट करता है और वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी है। आपको ये मौका नहीं मिला, जैसे स्कूल्स बंद थे, बाहर जा नहीं सकते तो आपको स्पोर्ट्स में निश्चित तौर पे नुकसान हुआ है, और उस एज में हुआ है जिस एज में आप स्पोर्ट्समैन बन सकते थे। 2 सालों में आपको स्पोर्ट्समैन बनने का मौका ही नहीं मिला। आप इस पर काम कर सकते हैं। आपको पोएट्री, ड्रामा, डांस में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला स्टेज पे। आप इस पे काम कर सकते हैं। कम्युनिटी में जैसे ही कोरोना के बाद सारी चीजें रिस्टोर हो और हम कम्युनिटी कैंप्स करने लगे, तो आप तीनों काम करें। कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन चाहिए, यानी कम्युनिटी सर्विस करनी है आपको। आपका एक इंटरेस्ट कम से कम कौन सा होना चाहिए? आर्ट का होना चाहिए। एक इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए? स्पोर्ट्स में होना चाहिए। यदि नहीं है तो विश्व का श्रेष्ठतम संस्थान आपको एडमिशन नहीं देगा। आईआईटी दे देगी, लेकिन एमआईटी नहीं देगा। तो एमआईटी क्यों विश्व का श्रेष्ठतम संस्थान है? क्योंकि वहां कंप्लीट पर्सनैलिटी वाले विद्यार्थियों को एजुकेट किया जाता है। मैं मेरी बात इसी से आपको हिंट कर रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। विषय कोई भी चुनिए, आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए इन सब की जरूरत होगी। और इसके लिए आप मेरी बात मन मानिए। आप ये देखिए कि जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, उनमें यदि मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा तो वहां एडमिशन के लिए किन किन चीजों को तवज्जो दी जाती है। और भारत में यदि मुझे भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग टॉप 100 में नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? और केवल एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जिसकी रिसर्च में 78 रैंक है। तो आप ये देख लीजिए कि भारत का एक भी संस्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने ही पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट वाले नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी के 1600 मार्क्स आते हो और किसी के 1450 आते हो, 1600 वाले को एमआईटी एडमिशन ऑफर नहीं करेगा, 1450 वाले को कर देगा, क्योंकि वो कम्युनिटी सर्विस करता है, क्योंकि वो आर्ट में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है। मतलब वो कम डिप्रेस्ड है, मेंटली वो हेल्दी है, यानी वो सुसाइड नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, वो कैरेक्टर से मजबूत है, वो स्ट्रांग है। यही कहूंगा, मॉरली अच्छे रहें, फिजिकली अच्छे रहें, स्पिरिचुअली अच्छे रहें। मेरी मानते हैं तो आप कुछ भी लीजिए, बट प्लीज मैथ्स जरूर लीजिए। सो गो फॉर मैथ्स, सब्जेक्ट कोई सा भी लीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।